आप लोगों को भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। भारतीय आर्य भाषाएं। आप देखिए ध्यान से, भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। इस वर्ग में भारत की वे भाषाएं आती हैं जिनका संबंध इस वर्ग में भारत की वे भाषाएं आती हैं जिनका संबंध भारोपीय परिवार से है। भारोपीय परिवार से है। इनका प्रारंभिक रूप वैदिक संस्कृत में मिलता है। आपने इस बात को जाना कि भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं, इस वर्ग में भारत की वे भाषाएं आती हैं जिनका संबंध भारोपीय परिवार से है। इनका प्रारंभिक रूप वैदिक संस्कृत में मिलता है। इनके विकास की प्रक्रिया निम्नलिखित अनुसार है। नंबर 1, वैदिक संस्कृत। यह है 1500 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा है लौकिक संस्कृत। यह है 900 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। तीसरा है पाली और प्राकृत। यह है 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। और चौथा है अपभ्रंश। यह है 500 से
1000 ईस्वी पूर्व तक। तो आपने इन चारों चीजों को जाना। इनके विकास की प्रक्रिया जो है निम्नलिखित अनुसार है। वैदिक संस्कृत 1500 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा है लौकिक संस्कृत 900 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। तीसरा है पाली और प्राकृत 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। और चौथा है अपभ्रंश 500 से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय भाषाएं आधुनिक भारतीय भाषाएं इस प्रकार हैं। अब लिखने में दिक्कत आएगी तो इसे हम मिटा रहे हैं और ऊपर से लिखना शुरू करेंगे। और बच्चों को लिखिए अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाएं। आपने देखा बाएं साइड में लिखा हुआ है अपभ्रंश और दाहिने साइड में हमने लिखा है आधुनिक भारतीय भाषाएं। ठीक है, तो अपभ्रंश में आइए। नंबर 1 सौरसैनी अपभ्रंश। सौरसैनी अपभ्रंश। दूसरा है पैशाची अपभ्रंश। तीसरा है ब्राचक अपभ्रंश। चौथा है खस अपभ्रंश। पांचवा है मागधी अपभ्रंश। छठा है अर्धमागधी अपभ्रंश। और सातवां है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। आप सब लोगों ने ये देखा कि हमने पहले लिखा अपभ्रंश के बारे में। एक नंबर है सौरसैनी अपभ्रंश, दूसरा है पैशाची अपभ्रंश, तीसरा है ब्राचक अपभ्रंश, चौथा है खस अपभ्रंश, पांचवा है मागधी अपभ्रंश, छठा है अर्धमागधी अपभ्रंश और सातवां है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। अब हम इसमें देखेंगे कि किस अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं या उसके अंतर्गत आती हैं। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं में सौरसैनी अपभ्रंश में सबसे पहले पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी,
राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। ये चारों भाषाएं हमारे सौर सैन्य अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। अब नंबर 2, इसमें 2 भाषाएं आती हैं। एक आता है लहंदा और दूसरा आता है पंजाबी। पैशाची अपभ्रंश में 2 ही भाषाएं आती हैं, एक है लहंदा और दूसरा है पंजाबी। ब्राचक अपभ्रंश में इसमें एक ही भाषाएं आती है और वह है सिंधी, जिसे सिंध प्रांत के लोग बोल पाते हैं। खस अपभ्रंश में है, इसमें सबसे पहले पहाड़ी, हुमायूनी, और तीसरा गढ़वाली। ये हमारे खस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी, बंगाली, उड़िया, और असमिया, जिसे असम के लोग बोलते हैं। अब रहा अर्धमागधी अपभ्रंश। तो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंदर पूर्वी हिंदी, अवधी, छत्तीसगढ़ी, जिसे अयोध्या के लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ी, और चौथा बघेली। ठीक है। अब रह गया बाकी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में एक ही बचा क्या, मराठी। तो अब आपने देखा कि अपभ्रंश के साथ जो हमारी आधुनिक भारतीय भाषाएं जुड़ी हुई हैं, वो किस प्रांत में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं जो इससे संबंधित हैं, ये आपके सामने है। और आप से ध्यानपूर्वक देखें। सौसैन्य अपभ्रंश है, इसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। पैशाची अपभ्रंश में लहंदा, पंजाबी। ब्राचक अपभ्रंश है सिंधी। खस अपभ्रंश में पहाड़ी, कुमायूनी, गढ़वाली। मागधी अपभ्रंश में है बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। अर्धमागधी अपभ्रंश है पूर्वी हिंदी, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में है मराठी। ठीक है, तो आपने इन बातों को जाना। अब आइए इससे आगे की बात करते हैं। तो इसे हमें मिलाना होगा। देखिए, अब इन भाषाओं के बाद विदेशी शासकों, हमारे यहाँ देशी शासक नहीं, विदेशी शासक भी रहे हुए हैं। तो विदेशी शासकों के बारे में भी हमें जानना जरूरी है। तो विदेशी शासकों मुगलों, अंग्रेजियों, फ्रांसीसियों, ये तीनों हमारे यहाँ के विदेशी शासक थे। तो इसमें मुगलों, अंग्रेजों, फ्रांसीसियों इत्यादि भाषाओं की
भाषाओं के अनेक शब्द भारतीय भाषाओं में अनेक शब्द भारतीय भाषाओं में समाहित हो गए। जब ये शासक हमारे यहाँ आए और इन लोगों ने शासन करना शुरू किया तो इनके जो शब्द थे, इनकी जो अपनी बोलियां थी, वह भी जो है भारतीय भाषाओं में मिलजुल गई, मुगलों की, अंग्रेजों की और फ्रांसीसियों की। इस कारण भी इनका शब्द भंडार इस कारण भी इनका शब्द भंडार तो समृद्ध हुआ ही, भाषा भी प्रभावित हुई, भाषा भी प्रभावित हुई। तो आपने इस बात को जाना कि इन सबों के शब्द जब इसमें मिले तो इसका जो शब्द भंडार था वह काफी लंबा चौड़ा करके हो गया। तो समृद्ध तो हुआ ही, लेकिन यहाँ की जो भाषाएं थी उन भाषाओं से उनके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ा और वे भाषाएं भी प्रभावित हुई। अब हम जानते हैं हिंदी भाषा की विकास यात्रा। आपने तो यहाँ तक पढ़ा, अभी आपने जाना कि विदेशी शासकों, मुगलों, अंग्रेजों, फ्रांसीसियों के आने के बाद उनकी भाषाएं भी हम लोगों के भाषा में सम्मिलित हुई। तो क्या हुआ, अपना भंडार तो बढ़ा ही, लेकिन भाषाएं भी प्रभावित हुई, उनके ऊपर भी उनका प्रभाव पड़ा। तो अब हम आते हैं हिंदी भाषा की विकास यात्रा के संबंध में। हिंदी भाषा की विकास यात्रा। इसका मतलब ये कि हमारे हिंदी भाषा का विकास कब हुआ, कैसे हुआ और कितना सार्थक बना आगे चल के, इसके बारे में हम जानेंगे। 1000 ईस्वी के लगभग 1000 ईस्वी के लगभग हिंदी अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की तरह अपने अस्तित्व में आ चुकी थी। आप ये देखिए, कहता है कि 1000 ईस्वी के लगभग हिंदी अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की तरह अपने अस्तित्व में आ चुकी थी। हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसैनी अपभ्रंश सौरसैनी अपभ्रंश यानी पश्चिम हिंदी। पश्चिम
हिंदी से मानी गई है। अब आपने देखा कि हिंदी की मूल उत्पत्ति जो है सौतसैनी अपभ्रंश से हुई है और यह पश्चिम हिंदी से मानी गई है। हिंदी के अंतर्गत निम्नलिखित रूप प्रचलित हैं। ठीक है, तो हिंदी का अंतर्गत जो रूप प्रचलित हैं अब उनके बारे में हम जानेंगे। इतनी बातों को तो आपने जाना, तो आइए अब हम आगे चलते हैं कि इसके अंतर्गत जो रूप प्रचलित हैं हिंदी के उसके बारे में जाने। तो देखिए हम जो है शुरू कर रहे हैं पश्चिमी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत जो है ब्रज भाषा, कनौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, खड़ी बोली, बांगड़ू और राजस्थानी, बांगड़ू और राजस्थानी। तो आपने देखा कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है ब्रजभाषा, कनौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगड़ू और राजस्थानी हैं। दूसरा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी, बिहारी में मैथिली भी, मैथिली और मगही, भोजपुरी। तीसरा है पहाड़ी प्रदेश की बोलियां। पहाड़ी प्रदेश की बोलियां कुमायूनी, और दूसरा है गढ़वाली। तो आपने यह देखा कि हमने इसे 3 भागों में बांटा, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी प्रदेश की बोलियां। तो पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, कनौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगड़ू और राजस्थानी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी जिसमें मैथिली, मगही और भोजपुरी भी शामिल है। और पहाड़ी प्रदेश की बोलियां कुमायूनी
और गढ़वाली। तो अब हम ये जानेंगे कि स्वतंत्र भारत में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र भारत में पहले क्या था, हमारा देश जो है अंग्रेजों का गुलाम था और हमें स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को। और उसके बाद हमारे देश में संविधान बना और वह संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र हुआ, तो उस दिन को हम आज स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बात को भी आपका जानना जरूरी है। तो स्वतंत्र भारत में हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा, हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। भारतीय संविधान की धारा संविधान की धारा 343 क्या है, राष्ट्रभाषा है। अब कहता है कि स्वतंत्र भारत में हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। यह कहाँ वर्णित है भाई, तो भारतीय संविधान की धारा 343 में यह वर्णित है और इसे हम जान सकते हैं और समझ सकते हैं। अब यहां कहता है तो थोड़ा सा समय आप लोगों का इसलिए कि लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो हम इसे मिटाना चाहेंगे। आइए अब इसके आगे हम उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल बिहार, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, पंजाबी भाषा क्षेत्र को छोड़कर पंजाबी भाषा क्षेत्र को छोड़कर और हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश की प्रमुख राजभाषा
राजभाषा तथा लोकभाषा हिंदी ही है, हिंदी ही है। इस बात को आपने जाना। अब कहता है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को 1949 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। तो आपने इन चीजों को जाना। कब? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया और तब से आज तक जो है हमारे सारे कार्य हिंदी में ही होते